Well, देखिए, तो अभी हम आज बात करने वाले हैं बच्चे, लास्ट क्लास में जो हमने सेक्शन 22 के कुछ मेन वर्ड्स देखे थे, यानी मेन टॉपिक्स। सर स्क्रीन शेयर नहीं है सर। Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीन शेयर नहीं है सर। हाँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। एक बार ऐसे हुआ, आई वाज रिकॉर्डिंग वन ऑफ क्लास बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स। मैंने पूरी क्लास रिकॉर्ड कर दी एंड आई गेट टू नो कि बाद में पता लगा कि मैंने स्क्रीन शेयर ही नहीं की थी। तो उसमें तो पता भी नहीं लगता व्हेन यू स्टार्ट रिकॉर्डिंग, नो वन सीज इट। ओके, मेन टॉपिक्स फ्रॉम सेक्शन 22. What are the main topics which we are supposed to complete or which we will cover from section 222 definition? आपको याद होगा, एक हमने एनुअल वैल्यू की बात की थी, ये सुनो। Yes, sir. राइट, एनुअल वैल्यू। तो एनुअल वैल्यू की हमने बात की, साथ में वी टॉक्ड अबाउट द प्रॉपर्टी। व्हाट इज प्रॉपर्टी? हमने प्रॉपर्टी के बारे में बात की। प्रॉपर्टी शुड बी व्हाट? प्रॉपर्टी शुड बी बिल्डिंग and building land per tenant thereto. Building property should comprise as building land per tenant to, because बच्चे प्रॉपर्टी एक ट्रांसफर और प्रॉपर्टी एक्ट है। जब हम ट्रांसफर और प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में बात करते हैं, टीओपी एक्ट के बारे में बात करते हैं, तो प्रॉपर्टी इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, therefore in the income tax we discuss the property in a very limited way and therefore the property should comprise as the building land pertaining to। इसके बारे में हमने बात की, यानी प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए? बिल्डिंग लैंड pertaining to thereto होनी चाहिए, और उसकी एनुअल वैल्यू पे टैक्स लगेगा, जो किसे मिलेगी? किसे मिलेगी बताइए? SSC. ओनर को, ओनर। एसएससी। ठीक है, एसएससी कौन होगा? ओनर होगा, Owner. राइट। इसका मतलब क्या हुआ? इसके भी एक्सप्रेशन हम आगे देखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं सब। ओनर शुड बी रियल ओनर एंड ओनर कैन बी Named owner. ओनर एज वेल। इसको हम अलग से ट्रीट करेंगे, ठीक है। और साथ में एक पॉइंट था which was not in section 22 but we discussed about this point, that property, the place of the property, where this building or the land per the end, where this house property is located, any place is not relevant, right? Yani place, it can be outside India or in India. Am I clear? Yes, sir. So first of all, annual value की हम बात कर लेते हैं। The annual value, what should be the annual value? We have to see this annual value under section 23. तो आज जो हमारा जो मेन टॉपिक होने वाला है, we will talk about annual value section 23 and we will see what comprises the annual value in a layman way. What should be the annual value? देखिए, आप में से अगर किसी को आइडिया नहीं है, हम हाउस प्रॉपर्टी से होने वाले इनकम की बात कर रहे हैं। जो इनकम एक प्रॉपर्टी से हो, जो बिल्डिंग या लैंड पर देन एंड टू की फॉर्म में हो, विच इज द हाउस प्रॉपर्टी नेचर, उसका ओनर आप ही होने चाहिए। या तो आप रियल ओनर हो सकते हैं या डीम्ड ओनर हो सकते हैं। अब आपको हाउस प्रॉपर्टी से इनकम किस तरह की इनकम हो सकती है, ये सुन लो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देन हाउ एंड व्हाट टाइप ऑफ इनकम यू मे हैव फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, यस, समझ आ रहा है? कैसी इनकम हो सकती है? कैसी इनकम हो सकती है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। रेंटल इनकम, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बच्चे रेंटल इनकम के बारे में, कि हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली रेंटल इनकम
को टैक्स किया जाता है इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन अगर जो आप रेंट अर्न करेंगे वो आप रेंट अपनी ही प्रॉपर्टी से अर्न कर रहे हैं, किसी और की प्रॉपर्टी से रेंट अर्न नहीं कर रहे हैं। अगर आप किसी और की प्रॉपर्टी से रेंट अर्न कर रहे हैं देन दिस शैल नॉट बी टैक्सेबल अंडर इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। समझ नहीं आया राइट? समझ आ गया मैंने क्या आया कहना? सर, आया सर, आया। ओके। इसके अलावा किसी और को कंफ्यूजन है इसमें? सर आ गया। हाँ बोलिए। यस सर, नहीं आया समझ। नहीं सर आ Yes. गया। हाँ बताइए क्या आया है, बताइए। व्हाट्स योर नेम? हाँ जी अर्नब सर। अर्नब बताइए क्या आपको आया है इसमें समझ? सर इसमें जो डीम्ड वाली इनकम होती है, जैसे मतलब ये जैसे अगर किसी और ने सेल किया, ऐसी सेल मतलब रेंट पे लगाया, तो मतलब उसकी तो अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगी ना, एंड जो ओनर है उसकी पीजीबीपी में हो जाएगी। ओनर है पीजीबीपी में हो जाएगी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए एक एक केस देखते हैं हम, शायद आप लोगों को ज्यादा अच्छे से क्लियर हो। जैसे हमने बात की है प्रॉपर्टी किसकी होनी चाहिए, एसएससी की होनी चाहिए। द एसएससी शुड बी, एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। यस और नो? यही तो हमने बात की ना। यस सर। मान लीजिए कि हाउस प्रॉपर्टी है एंड this is the one part of the house property and the entire this entire house property is let out। ठीक है? The entire house property is let out house property। अब क्या हुआ, ये मिस्टर वाई इज द टेनेंट। मिस्टर वाई एक टेनेंट है, ठीक है? इन्होंने ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी ली 20,000 के रेंट पर, 20,000 के रेंट पर ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी ली, ठीक है? वट ही डिड, अब ये जो पोर्शन है हाउस प्रॉपर्टी का, ये मान लेते हैं कि ये 2 BHK पोर्शन है। दिस इज द 2 BHK पोर्शन विच इज नॉट इन यूज बाय मिस्टर वाई। मिस्टर वाई इसका यूज नहीं कर रहे, ठीक है? तो मिस्टर वाई ने क्या किया, मिस्टर जी को पकड़ा एंड मिस्टर जी से कहा कि भाई ऐसा करो, ये जो 2 BHK है ना, आप इसमें रहने लग जाइए और इसका रेंट मुझे पे कर दो, विच इज फॉर एग्जाम्पल 15,000 रुपीज। कितना? 15,000। अब देखा जाए ये 15,000 की इनकम मिस्टर वाई को हो रही है, बट इज मिस्टर वाई इज द ओनर ऑफ दिस हाउस प्रॉपर्टी? इज ही द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, मिस्टर वाई? No, sir. नो, नो ही सर। is not the owner of this house property, but still he is earning rent from this property। अब क्वेश्चन ये उठता है, राइट? क्वेश्चन ये होता है कि मिस्टर वाई तो ओनर नहीं है, ये तो खुद टेनेंट है। इन्होंने सबलेटिंग की है, एक तरह से सबलेट की है प्रॉपर्टी, यानी खुद किराए पर लेके आगे किसी को और किराए पे दी है प्रॉपर्टी। यही तो हुआ है ना एवरीवन? यस सर। यस ठीक है? सर। यस सर। तो इस केस में अगर हम सेक्शन 22 को अगर देखें ऊपर, यहाँ पर सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है? एनुअल वैल्यू भी डिसाइड हो सकती है, यहाँ से इजीली हो सकती है एज पर सेक्शन 23। ये प्रॉपर्टी बिल्डिंग लैंड पर देन इनटू, जैसे मैंने कहा, इट्स हाउस प्रॉपर्टी मान लिया हमने। ये प्लेस इंडिया में है, बाहर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एसएससी शैल बी द ओनर ऑफ दिस हाउस प्रॉपर्टी, बट ही इज नॉट द ओनर ऑफ दिस हाउस प्रॉपर्टी। तो क्या ये हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होना चाहिए? आंसर है नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ही इज मिस्टर वाई, ही इज नॉट द ओनर ऑफ दिस हाउस प्रॉपर्टी। तो ऐसे केस को हम कहते हैं सबलेटिंग। सबलेटिंग के केस में जो मिस्टर एक्स को, मिस्टर वाई को जो 15,000 की जो इनकम हुई है, ये 15,000 की इनकम हम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं कर सकते मिस्टर वाई के बिहाफ पर, राइट? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो उनको ओन ही नहीं करते हैं इस प्रॉपर्टी को। ही इज नॉट, ही इज नाइदर द डीम्ड ओनर नॉर द रियल ओनर ऑफ दिस हाउस प्रॉपर्टी। देयरफॉर जो 15,000 की इनकम मिस्टर वाई को होगी, this 15,000 rupees income will be taxable under income from other sources। ठीक है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो आई होप अब आपको समझ आया होगा मैं क्या कह रहा था, कि ये प्रॉपर्टी हमेशा ओन होनी चाहिए। द प्रॉपर्टी मस्ट बी ओन्ड, राइट? एम आई क्लियर क्लास? यस सर। ठीक है, गुड। तो ये जो मिस्टर वाई को जो इनकम मिलेगी 15,000 पर मंथ की, दिस इनकम शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ मिस्टर वाई अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड। ठीक? तो ये तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ये समझने में, ठीक है?
सर इसका जो ओनर होगा उसकी तो हाउस प्रॉपर्टी में होगी ना? हाँ, ओनर जो है उनकी तो हाउस प्रॉपर्टी में होगी डेफिनेटली। हम यहाँ पे मिस्टर वाई का पर्सपेक्टिव देख रहे थे, ठीक है, मिस्टर वाई, ठीक है, कि मिस्टर वाई को जो 15,000 का जो इनकम हो रहा है वो कहाँ टैक्सेबल होगा, हम उस केस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके सर। ओके फाइन। नाउ अब हम बात कर लेते हैं बच्चे एनुअल वैल्यू की। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस एनुअल वैल्यू। हेलो, और बताओ यार, मैं बिजी हूँ, थोड़ा बाद में बात करूँ। यार यू नो इट ना, आई मीन टाइम नहीं मिला मुझे। ठीक है, मैं क्लास ले रहा हूँ। ठीक है यार, प्लीज मुझे पढ़ाई नहीं करनी कोई, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, नहीं यू कैन लीव, या ठीक है, फोन रखो। ओके, बच्चे जस्ट 1 मिनट है। Okay, sir. अच्छा, किसी को एंट्री चाहिए क्लास में? आई थिंक समवन इज, आई थिंक समवन वाज वेटिंग फॉर जस्ट वेट। ओके, सेक्शन 23 हम डिस्कस कर लेते हैं अब। सेक्शन 23 which is annual value, how to find out this annual value। देखिए, एनुअल वैल्यू का मतलब एज ए टोल्ड यू व्हाट शुड बी द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। एनुअल वैल्यू क्या है हाउस प्रॉपर्टी की? अच्छा, बता सकते हैं व्हाट डज इट मीन बाय दिस एनुअल वैल्यू? सर कि अगर उस yearly capacity to earn. Okay, it is the capacity to earn, or we can say that this is the potential of the property, right? The potential annual value is something, the potential of the property can earn the rental amount, right? This is something the annual value कह सकते हैं क्लास? Yes? yes sir. ठीक है। Yes, तो जब sir. हम एनुअल वैल्यू की बात करते हैं, हाँ, when we talk about this annual value, so annual value, it is the potential of a property means house property, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं property, the potential of a property that can earn reasonable rent, ठीक है। नाउ अब इस वैल्यू को कहा जाता है, इट इज नोन एज द नोशनल वैल्यू। व्हाट? नोशनल वैल्यू, ठीक है, ध्यान रखना है। अब ये नोशनल वैल्यू का मतलब क्या हुआ? द नोशनल वैल्यू इज बेसिकली, इट मे और मे नॉट बी द रियल वैल्यू, इट मे और मे नॉट बी द रियल वैल्यू। इसका मतलब notional value can be the actual value of the rent, actual value, and at the same time this notional value can be what? This actual value, इसके अलावा estimated value of the rent, estimated value, yes, estimated value, ठीक है। तो this can be actual as well as estimated value। okay fine। फॉर एग्जाम्पल आपने एक्सपीरियंस किया होगा,
आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स के प्रॉपर्टी पर हो सकता है कि आपने प्रॉपर्टी को लेट आउट किया हो, ठीक है। अगर आप प्रॉपर्टी को लेट आउट करते हैं तो क्या आप जितना रेंट मांगते हैं या जितना आपको चाहिए होता है, क्या रेंट उतना मिल जाता है? ऐसा होता है? बताइए। नो सर। नो नहीं, सर। ऐसा नहीं है ना। ठीक है, आपने मांगा फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर आस्किंग फॉर 15,000 रुपीज कि आपको भाई 15,000 रुपीज रेंट चाहिए। हो सकता है यू आर आस्किंग द वेरी रीजनेबल रेंट बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी, right? It is based on the locality, the facility which you are providing in the in your society or in your house property. But do we really get the same amount of rent which we should have got? No, it is not necessary. तो जो नॉशनल वैल्यू है ना रेंट की, हमेशा हमेशा एक्चुअल होगी ये जरूरी नहीं है। इट कैन बी एस्टिमेटेड एज वेल एज एक्चुअल वैल्यू। इसका मतलब है, आपको याद आ रहा होगा लास्ट क्लास का एक पॉइंट जब मैंने क्या बताया था, बता सकते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी इज द ओनली हेड ऑफ इनकम जस्ट पर एस्टिमेटेड एस्टिमेटेड पे भी कम करते हैं। इनकम पे भी टैक्स लग जाता है, एस्टिमेटेड इनकम पर भी टैक्स लग जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कमाया नहीं फिर भी टैक्स लग गया। दैट कैन बी एस्टिमेटेड इनकम और एक्चुअल इनकम। इट कैन बी एक्चुअल इनकम एज वेल, एक्चुअल इनकम एज वेल। ठीक है। एक्चुअल इनकम, राइट? तो एस्टिमेटेड इनकम एंड इट कैन बी एक्चुअल इनकम एज वेल। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर है? एवरीथिंग इज इट क्लियर? हाँ जी सर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। बस 2 मिनट दो मुझे, एक्चुअली जस्ट गिव मी 1 or 2 मिनट। ओके सर। सर इसका लीव हो गया था, इसे एडमिट कर लीजिए। ओके फाइन। तो अब हम आगे बात करते हैं। आई डोंट नो, आपको समझ आ रहा है? सबको समझ आ रहा है? यस? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, गुड। तो जो हमने अभी बात की है एनुअल वैल्यू की, एनुअल वैल्यू वी गेट टू नो अबाउट द एनुअल वैल्यू। इट can be actual value as well as estimated value. Now how to calculate? The question is how to calculate, how to come up with this annual value. This annual value can be calculated based on 4 important components, right? What are those 4 important components? हम उनकी बात करेंगे। This can be fair rent. Fair rent. One component is actual rent. One component is municipal value. Municipal value. MV, which is also known as MV. We will use all these things from now onward in short form. FR is fair rent. Actual rent is AR. Municipal value is MV. And the last thing is standard rent. ठीक है, तो देखिए ये जो आप वैल्यू की बात कर रहे हैं, एनुअल वैल्यू की जब आप बात करते हैं ना, तो एनुअल वैल्यू, हाउ टू कम अप विद दिस एनुअल वैल्यू? एसवी, स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट,
SR भी कह सकते हैं इसे, SR, ठीक है। तो जब आप एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने ये सारी चीजें आएंगी जो आपको देखना होगा। वी विल सी ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। इन्हीं सब चीजों के बेस पर हम आगे का काम कर पाएंगे। सबको क्लियर है? ठीक है, Yes. ओके। तो हम सेक्शन 23 को नेक्स्ट स्क्रीन पे ले जाते हैं। इन केस इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट प्लीज आप ले सकते हैं। टेकन सर। ठीक है, सॉरी। अच्छा, आपको बैकग्राउंड में कोई आवाजें तो नहीं आ रही? आई मीन कोई टीवी की आवाज या कुछ ऐसा? No, sir. अच्छा, ठीक No. है। नाउ स्टेप की हम बात करेंगे बिकॉज ये एक स्टेप वाइज हमें एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट करना है। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू कम अप विद रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। व्हाट? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। एंड हाउ टू कम अप विद दिस रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। ये रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करने के लिए व्हाट वी डू, वी हैव टू इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच इज फेयर वैल्यू, मैंने बताया फेयर वैल्यू और फेयर रेंट, and there is another thing which is known as municipal value। municipal value, ये दो चीजें हैं आपके पास, फेयर रेंट है और म्यूनिसिपल वैल्यू। देखिए ऑब्वियसली मुझे आपको इसका मतलब भी बताना है, व्हाट आर द फेयर रेंट एंड व्हाट इज द म्यूनिसिपल वैल्यू। ये पहले मैं आपको इसका मतलब समझा दूं। When it comes to the fair rent as a name itself suggests, what should be the reasonable rent in a locality, or the fair rent or the rent which is charged in the same locality by the other landlords or other owners of the properties। यानी एक जैसी प्रॉपर्टी, आपका एरिया फॉर एग्जांपल रजौरी गार्डन, इफ यू आर इन रजौरी गार्डन इन साउथ दिल्ली, और रजौरी गार्डन में आपके जैसा ही एक 2 BHK उतना ही बिल्डअप एरिया में बना हुआ, उसका रेंट कितना फेयर रेंट है, यानी कि क्या रेंट नॉर्मली चार्ज किया जाता है नेबरहुड में या आसपास की लोकेलिटी में, दिस शुड कम अप और दिस शुड कंप्राइजेस द फेयर रेंट। एम आई क्लियर क्लास? ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, क्या sir. चार्ज होना चाहिए इस प्रॉपर्टी का, इस लोकेलिटी में इतनी सारी फैसिलिटीज के हिसाब से, व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेड रेंट फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी, दिस इज द फेयर रेंट, राइट। तो फेयर रेंट आया हो हम सबको समझ आए, मैं लिखूंगा कुछ नहीं, मैं सिर्फ आपको इसके पॉइंट्स बता, ठीक है। नाउ व्हेन इट कम्स टू द म्युनिसिपल वैल्यूज, ठीक है, म्युनिसिपल वैल्यूज, व्हाट इज द म्युनिसिपल वैल्यू? म्युनिसिपल वैल्यू इज समथिंग विच इज, अच्छा आपने हाउस टैक्स सुना है? हाउस टैक्स के बारे में, प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में सुना होगा, Yes, right? sir. So who charge the property tax or the house taxes? House tax is mainly charged by the municipal corporation। जैसे दिल्ली में SDMC है, हमारे एरिया में साउथ दिल्ली में इट इज साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ठीक है। तो वहां पे आपने कुछ एडवर्टीजमेंट देखी होंगी, रेंट इन केस व्हेनेवर दे हैव टू, when the deadline comes nearby, the municipal corporation they do certain advertisement and they make people aware that they have to pay their property or the house property tax by this date, otherwise they might be penalized, ठीक है। और तो म्युनिसिपल वैल्यूज यानी जो आपकी हाउस प्रॉपर्टी उस पर आपको टैक्स देना होता है, ठीक है। यानी कि आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हिसाब से व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ योर हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को क्या लगता है कि इस प्रॉपर्टी से कितना रेंट अर्न किया जा सकता है, ठीक है। द म्युनिसिपल वैल्यू इज बेस्ड ऑन द earning capacity or this capacity, who decides this capacity? The municipal corporation, they decide the earning capacity of a given property in their jurisdiction। am I clear? yes class? ठीक है। Yes, sir. ठीक है, तो यानी कि SDMC फॉर एग्जांपल इफ आई एम लिविंग इन 3 BHK और 3 BHK में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लगता है कि इस प्रॉपर्टी से इतना रेंट आ सकता है, राइट। द प्रॉपर्टी कोड भी जैसे मैंने बताया फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हो सकती है या इंडिपेंडेंट फ्लोर हो सकता है, अपार्टमेंट हो सकता है, इंडिपेंडेंट घर हो सकता है, तो वो सारे हाउस प्रॉपर्टीज ही कंप्राइज्ड होते हैं, ठीक है। तो हाउस प्रॉपर्टी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हिसाब से कितना रेंट आ सकता है, दिस इज
the value of the municipal value of the given rent. Am I clear, class? Yes. Yes, sir. Okay, good. तो आप क्या करेंगे when you're supposed to calculate the reasonable expected rent? जब आपको reasonable expected rent calculate करना होगा तो आपको क्या करना, आप what you're going to do when you have to calculate the reasonable expected rent? जब आपको reasonable expected rent करना है तो आपको ये देखना होगा which value is the higher value, यानी A value is the higher value और B is the higher value. A और B में से कौन सी वैल्यू ज्यादा है, which value is the higher value? If any of these value अगर ज्यादा आती है, फॉर एग्जाम्पल फेयर रेंट ज्यादा है, म्युनिसिपल वैल्यू कम है, तो जो भी वैल्यू होगी हमें यहाँ पे क्या लेना है, विच एवर इज हायर. एम आई क्लियर क्लास? विच एवर इज हायर, दोनों में से जो ज्यादा होगा वो आपका रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा. बट यहाँ, अच्छा यहाँ तक क्लियर है? फेयर वैल्यू एंड द म्युनिसिपल वैल्यू, विच एवर इज हायर, वी हैव टू कंसीडर द रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट. Yes, sir. Yes, sir. अब हम बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड रेंट की. नाउ वी कैन टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड रेंट. Standard rent, but this must be, this whichever is higher must be subject to standard rent. Now what is this standard rent? देखिए standard rent basically क्या एक phenomena है. There is a rent control act and the rent control act is not implemented or not enacted or not into effect in the entire region, or you can say rent control act mainly it is made by the state government. It's a state issue. ठीक है, अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि एक रेंट कंट्रोल एक्ट बनाना चाहिए जिसमें लैंडलॉर्ड एक कीमत से ज्यादा रेंट ना ले पाए और एक कीमत से कम रेंट भी वो ना चार्ज करें, यानी एक प्राइस फ्लोरिंग की बात करी जाए और एक प्राइस सीलिंग की बात की जाए. आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में प्राइस फ्लोरिंग एंड प्राइस सीलिंग. यस Yes, sir. ना, तो हम उसी प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोरिंग, तो स्टैंडर्ड रेंट इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट. एक मैं बहुत अच्छी बुक आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, द रिटन बाय मेनक्यू. स्टैंडर्ड रेंट पर बहुत अच्छी एक बुक है इकोनॉमिक्स में. आप इफ यू रीड दैट बुक यू विल गेट टू नो कि किस तरह से यूएसए में जब स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट लगाया गया था तो व्हाट वाज द रिप्लिकेशन ऑफ द स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट. तो बहुत अच्छी बुक है. इट्स जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पस, यू पीपल कैन रीड दैट बुक. इट इज द फंडामेंटल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और द फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स. ठीक है, तो उस बुक से जो आइडियाज लगते हैं, तो व्हाट इज द गवर्नमेंट्स लॉजिक टू इम्प्लीमेंट द स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट और द रेंट कंट्रोल एक्ट. रेंट कंट्रोल एक्ट लगाने का ये ऑब्जेक्टिव है कि लैंडलॉर्ड्स को एक मिनिमम अमाउंट मिले विच इज द प्राइस फ्लोरिंग, और एक मैक्सिमम से ज्यादा भी वो चार्ज ना करें विच इज द प्राइस सीलिंग. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर क्लास? Yes, sir. ठीक है, तो अब इंडिया की हम बात करें, दिस इज द रेंट कंट्रोल एक्ट को बनाना ये स्टेट इशू है. काफी सारे स्टेट्स में, इवन काफी सारे स्टेट्स के कुछ एरियाज में जहां पर आप कह सकते हैं द प्रॉपर्टी जो पक्की कॉलोनीज होती है वहां पे तो रेंट कंट्रोल एक्ट ज्यादातर दिल्ली में है. बट जो कच्ची कॉलोनीज हैं, द कॉलोनीज विच आर नॉट रजिस्टर्ड, विच आर नॉट लीगल इन द आई ऑफ द गवर्नमेंट, वो प्रॉपर्टीज वहां पे स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता एक तरह से. ठीक है, तो स्टैंडर्ड रेंट का मतलब है गवर्नमेंट के हिसाब से कितना मैक्सिमम रेंट चार्ज किया जा सकता है उस प्रॉपर्टी का. तो स्टैंडर्ड रेंट आपको क्वेश्चन में मिल भी सकता है, क्वेश्चन में नहीं भी मिल सकता है. स्टैंडर्ड रेंट इफ the rent control act applies in the property or in the area of the property where the property is situated, then the standard rent will be given. ठीक है, अगर नहीं है तो आप इन दोनों ही वैल्यूज में से जो हायर होगा उसको ही आप रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कंसीडर कर लेंगे. Am I clear, class? Yes. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. हाँ, तो फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर बट सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट. व्हाट डज इट मीन? एक बार मैं कुछ एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है सो दैट वी ऑल कैन अंडरस्टैंड कि क्या हो. सर, सो बेसिकली जो स्टैंडर्ड रेंट है, अगर वो
लाइक 20,000 है एंड जो फेयर रेंट एंड म्यूनिसिपल वैल्यू में से जो मैक्सिमम था वो 15,000 है, तो हम सॉरी वो 25,000 है, तो हम 20,000 ही ले सकते हैं. हाँ एक बार वही एग्जाम्पल ओके. अच्छा आप एग्जाम्पल बताइए, मैं वही लिख लूंगा. फेयर रेंट बताइए. फेयर रेंट हम 20,000 रख लें, ठीक है. और म्युनिसिपल वैल्यू हम 19,000 रख लेते हैं, और स्टैंडर्ड रेंट हम 18,000 रख लेते हैं, ठीक है. नाउ first of all you will see the difference, you will see the fair rent and municipal value, you will compare them. The higher value, which is the higher value? 20,000. 20,000. Now you have to compare this 20,000 with 80,000. दोनों में से higher value को आपने लिया, which is 20,000. But this 20,000 obviously it is higher than 18,000. Yes or no? This 20,000 is higher than 18,000. तो आपका first step, which is a reasonable expected rent, RER, क्या आना चाहिए? 18,000. 18,000. वेरी गुड, इट शुड बी 18,000 क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता है वैल्यू, ठीक है. तो RER कम्स अप एट ₹18,000. अच्छा जस्ट एक मिनट बच्चों. यस क्लास, आवाज आ रही है ना आप सबको? Yes, sir. ठीक है ठीक है. ओके, तो आई होप दिस RER पार्ट इज क्लियर. 18,000 कैसे Yes. RER आया, ठीक है. नाउ अभी हमने एक्चुअल रेंट की बात नहीं की है. अच्छा एक और केस सर ले लेते हैं. हाँ जी. स्टैंडर्ड रेंट अगर 21,000 होता तो हाँ एग्जैक्टली, मैं वही केस ले रहा हूँ, ठीक है. फेयर रेंट 20,000, म्युनिसिपल वैल्यू 19,000 एंड स्टैंडर्ड रेंट इज 21,000. अच्छा आप कोशिश कीजिए बताने की व्हाट शुड बी दी RER. 20,000. 20,000. 20,000. Okay, yes, 20,000. What you did, you compare fair rent and municipal value, whichever is a higher value is 20,000. Then you compare this value with the standard rent, but it is now 21,000. The government says कि आप 21 तक चार्ज कर सकते हैं, right? Legal limit to charge this 21,000 rupees. तो आप 20 कर रहे हैं तो कोई बात नहीं. तो आप हायर लिमिट को नहीं देखेंगे, हमेशा आप स्टैंडर्ड रेंट की लोअर लिमिट देखेंगे कि वो लोअर लिमिट से ज्यादा तो नहीं आ रहा. तो इफ इट इज हायर देन दिस स्टैंडर्ड रेंट इज वैल्यू इज हायर देन कोई बात नहीं, RER should be 20,000. Am I clear, class? Yes, sir. Yes, sir. Yes, now we can calculate this RER value. ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं. Now, अब आपने स्टेप नंबर 1 में रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट, आई हैव माय नेक्स्ट क्लास एट 8:45, ठीक है. तो आज हम 8:45 तक ही करेंगे, ठीक है क्लास. Okay, sir. अब स्टेप नंबर 2. Step number 2, what we did and what we should do, what we should do in step number 2. What you will do, Bashe, you will compare reasonable expected rent, reasonable expected rent
rent and actual rent. Now the actual rent comes into the picture. What is the actual rent? Actual rent क्या होगा? What do you think? What should be the actual rent? The rent received. The rent which is received or receivable. Am I clear? The rent which is received or receivable. एक्चुअल रेंट आपने कितना रिसीव किया है, आप कितना रिसीव करने वाले हैं. दिस इज समथिंग द एक्चुअल रेंट. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला एक्चुअल रेंट का. ठीक है. नाउ विल कंपेयर दीज थिंग्स. रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट. देयर कैन बी टू सिचुएशन. क्या सिचुएशन हो सकती है बताइए. व्हाट कैन बी द ऑल्टरनेटिव? Reasonable expected rent can be higher than actual rent, or the actual rent can be higher than reasonable expected rent. Yes or no? Yes, sir. Okay. So, अगर हम इस केस की बात करें, like how this reasonable expected rent value is okay. Just okay. Reasonable expected rent and actual rent. These are two things. Now we will compare them. RER. If RER, reasonable expected rent, is higher than actual rent, and one case if reasonable expected rent is lesser than actual, or yes, lesser than actual rent, what should be the value we should consider for step number 3? समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ everyone? Yes, sir. ठीक है. थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो, एक सेकेंड में फोन स्विच ऑफ कर दिया. रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट इज हायर देन एक्चुअल रेंट. देखिए अगर ये केस है, व्हाट डज इट मीन? कैन एनीवन इंटरप्रेट दिस आइडिया? इफ द आरईआर इज हायर देन एक्चुअल रेंट, क्या मतलब हुआ? जो हम पे कर रहे हैं वो वाला अमाउंट कम है आरईआर से. पे तो हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं बच्चे. जो एक्चुअल जो रेंट हमें है. मिल रहा है सर वो कम है और जो एक्सपेक्टेड है वो ज्यादा है. हाँ, तो एक बात बताइए, आप एक्चुअल आपका कम क्यों है? आर गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट इज द रीजन दिस एक्चुअल रेंट इज लेसर देन रीजनेबल एक्सपेक्टेड? गवर्नमेंट कहती है कि इतना मिलना चाहिए. आर गेटिंग माय पॉइंट क्लास? इसको इस तरह से समझते हैं. स्टेप नंबर 1 सेज कि इतना तो मिलना चाहिए, बट योर एक्चुअल रेंट इज लेसर देन दैट. The government will definitely ask you what is the reason behind it. Why your actual rent is lesser than RER? Am I clear, class? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes. क्या कारण हो सकता है कि आपका एक्चुअल रेंट कम है? लैक सोचिए. ऑफ अवेयरनेस. हाँ जी. लैक ऑफ अवेयरनेस. अच्छा, लैक ऑफ अवेयरनेस. ओके, ठीक है. इसके अलावा ये टैक्स बचा रहा होगा सर अपनी एक्चुअल रेंट को कम करके. टैक्स बचा रहा और है. शो नहीं कर रहा होगा. ओके. अच्छा, ये नहीं हो सकता कि घर में सन्नाटा बस रहा है, कोई किराएदार आने को तैयार नहीं है? ये भी तो हो सकता है ना? नहीं हो सकता? सर भूत. हो सकता है ना कि भाई 12 महीने के लिए आपको घर रेंट पे देना था, एक ही महीना आपने घर रेंट पे दिया, बाकी 11 महीने घर पे सन्नाटा फंस रहा है, तो एक्चुअल रेंट तो कम होगा ही होगा आरईआर से. यस और नो? यस और नो? यस सर. हाँ जी सर. Yes, sir. द सेकेंड रीजन कैन बी कि जी मैंने किराएदार को रखा, 12 महीने तक उसको हर तरीके से जो भी फैसिलिटी मैं दे सकता था, आई प्रोवाइडेड हिम ईच एंड एवरी फैसिलिटी, बट ही टर्न्ड आउट ही डिड नॉट पे माय रेंट. 12 महीने का रेंट पे ही नहीं किया. जब भी रेंट मांगने जाता था तो लाइक वो नहीं देता था. ठीक है. तो दिस कुड बी वन केस. यस और नो? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यानी आप रेंट रियलाइज नहीं कर पाए. दिस कैन बी वन केस. तो
देयर कैन बी मल्टीपल केसेस एक्चुअली, ठीक है। व्हाट आई टोल्ड यू, व्हाट आई सजेस्टेड यू, देयर कैन बी टू पॉसिबिलिटीज कि भाई या तो घर आपका खाली था, ये केस हो सकता है, या आप रेंट कम चार्ज कर रहे थे, ये भी तो हो सकता है ना बच्चे, राइट। आप रेंट ही कम चार्ज कर रहे थे, पूरी दुनिया रेंट ले रही है उस घर का, ऐसे घर का 10,000, आप रेंट ले रहे हैं 4,000, ये भी तो हो सकता है ना, दिस कैन बी द पॉसिबिलिटी एज वेल। Yes, ये sir. सुनो, ठीक है। Yes. दिस कैन बी द अनदर पॉसिबिलिटी, कैन बी आपका घर खाली पड़ा है, कोई आके ही नहीं दिया आपके घर में, दिस कैन बी वन पॉसिबिलिटी। एक रीजन ये हो सकता है कि रेंट आपका रियलाइज्ड ही नहीं हुआ, आपको मिला ही नहीं वो रेंट, ठीक है, पूरे साल में आपको वो रेंट अभी तक मिला ही नहीं, तो दिस कैन ऑल्सो बी वन रीजन। तो whenever RER is higher than actual rent, we have to ask the question, what are the situation? Why this actual rent is lesser than RER? So there are two cases. One situation is due to vacancy. Due to vacancy क्या मतलब हुआ इसका? Due to vacancy का मतलब खाली पड़ा हुआ था घर। खाली पड़ा था, ठीक है, क्या करें, जबरदस्ती किसी को भी रख लें घर में, नहीं रख सकते ना। अगर आपका एक्चुअल रेंट, इफ योर एक्चुअल रेंट इज लेसर देन RER एंड इट इज बिकॉज ऑफ द ड्यू टू वैकेंसी, अगर ये वैकेंसी की वजह से है, तो गवर्नमेंट कहेगी ठीक है, जबरदस्ती तो कर ही नहीं सकते आपसे, देन व्हाट शुड बी द स्टेप नंबर 3, बता सकते हैं? व्हाट शुड बी द स्टेप नंबर 3? RER या AR, बताइए, कोशिश कीजिए। AR. AR, वेरी गुड, AR, ठीक है। आपने 2 months का रेंट लिया, आपको मिला, बाकी 10 महीने घर में सन्नाटा पस रहा था, यानी कि it was not let out, the property was empty, the property was vacant, and therefore you could not realize the rent because it was not your fault. You if the property was vacant, it wasn't your fault, therefore government says okay, if this is the due to vacancy, sorry, if it is due to vacancy, then step number 3 shall be, step number 3 एक तरह से annual value है, ठीक है, it should be actual rent. Am I clear, class? Yes? Yes. Any Yes. other reason? Yes, sir. आपके क्वेश्चन का आंसर अगर ये आता है, एनी अदर रीजन, AR कम क्यों है, ये हो गया था, वो हो गया था, रेंट नहीं दिया, मैं रेंट कम चार्ज कर रहा था, गवर्नमेंट कहेगी देखो हमें नहीं सुनना सब कुछ, अगर ऐसा और कोई रीजन है तो, ठीक है। हमें क्या मतलब, आप 10,000 चार्ज कर सकते थे, आप 4,000 चार्ज कर रहे हो सकता है कि आप 10 ही कर रहे हो चार्ज, ये सुन लो, हो सकता है आप 10 ही चार्ज कर रहे हो, बट यू आर शोइंग अस, आप रेंट एग्रीमेंट बनवा लो, कितने का भी बनवा लो, 4,000 का बनवा लो, क्या प्रॉब्लम है, बट आप हमें शो कर रहे हैं कि 4,000 ही आप रेंट चार्ज कर रहे हैं, तो हम आपकी बात को क्यों माने? और गेटिंग माय पॉइंट क्लास, ठीक है। आपने तो कहा कि आपका जो टेनेंट था वो, मतलब ही वाज एन गुड पर्सन, ही डिड नॉट पे योर रेंट्स, राइट। हो सकता है उसने पे किया हो, बट आप नहीं दिखाना चाह रहे कि उसने पे किया है, तो रीजन कैन बी एनीथिंग, ड्यू टू वैकेंसी के अलावा कोई भी अगर रीजन होगा, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू किसे माना जाएगा? आई होप यू हैव गॉट योर आंसर, किसे माना जाएगा? RER को। RER. वेरी, गवर्नमेंट को नहीं फर्क पड़ता, सिर्फ वैकेंसी की वजह से आपको छूट मिल जाएगी, उसके अलावा कोई भी रीजन है, रेंट नहीं देता था, घर में रखा क्यों, रेंट नहीं देता तो भगा देते थे ना, और वो 10 महीने का रेंट नहीं दे रहा, तो आपको फर्स्ट मंथ के बाद तो रियलाइज हो सकता था ना कि भाई ही इज नॉट पेइंग माय रेंट्स। और रेंट तो वैसे बेसिकली देखा जाए, अगर आप टेनेंट प्रॉपर्टी पे देखें, लेट आउट प्रॉपर्टी में, तो रेंट तो एडवांस में चलता है, कोई भी रीजन, ठीक है, तो इसे कहा गया GAB वैल्यू। एम आई क्लियर क्लास? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. But आप, बट वट यू कैन बी एन ऑनेस्ट पर्सन, आप सही कह रहे हैं कि भाई मुझे रेंट रियलाइज करना था, बट मैं रियलाइज नहीं कर पाया बिकॉज मेरे किराएदार ने वो रेंट नहीं दिया, दिस कैन बी द वन केस ऑल्सो, राइट। ये भी तो हो सकता है ना कि सच में आपके किराएदार ने आपका किराया नहीं दिया हो, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ये केस भी हो सकता है। अब ऐसे तो आप मान लीजिए किराएदार आपका कोई बहुत बड़ा पहलवान है और वो आके बैठ गया और वो आपको किराया वापस दे ही ना आपका किराया, ठीक है, जब भी आप जाएं वो तभी पुशअप मारने लग जाए काफी सारे, एंड यू वुड बी लाइक कि चलो ठीक है, नहीं मांगते आज उस दिन रेंट। अब इस तरह से जब भी आप जा रहे हैं वो रेंट आपको दे ही नहीं रहा है, अब क्या क्या कर लेंगे, कुछ नहीं करे, राइट।
तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसा पॉसिबल है. इट मीन्स व्हाट वी कैन डू, we can consider the part of the rent which you could not realize, and we can term that rent as unrealized rent. What class? Unrealized rent. हम मान सकते हैं कि वो रेंट रिलाइज नहीं होगा. ठीक है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अनरिलाइज्ड रेंट. अनरिलाइज्ड रेंट. अनरिलाइज्ड रेंट. मान लेंगे कि वो रेंट रिलाइज्ड नहीं हुआ, लेकिन इसकी भी कुछ शर्तें हैं मानने की, यानी देयर आर कंडीशंस. when those conditions are satisfied, if those conditions are satisfied, only then गवर्नमेंट मानेगी ठीक है, हम मान रहे हैं कि आपने इतने महीने का रेंट रिलाइज नहीं किया था, वो आपका डिडक्ट हो जाएगा उस वैल्यू से. आई होप इट मेक सेंस क्लास. डज इट? यस सर। सर डिडक्ट किस में से होगा? बस ये आपकी एक्चुअल रेंट आरईआर में से वो डिडक्ट हो जाएगा, या फिर हम एक्चुअल रेंट को ही आपका कंसीडर कर लेंगे. आर गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है. यस सर। हाँ, तो अनरिलाइज रेंट तभी कंसीडर करेगी गवर्नमेंट आप पे विश्वास तभी करेगी कि आप रेंट रिलाइज नहीं कर पाए, इफ 4 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. बहुत इंपॉर्टेंट है, थियरी क्वेश्चन ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है. मुझे कभी समझ नहीं आया था क्वेश्चन इन माय ग्रेजुएशन टाइम, बट अब तो काफी अच्छे से क्लियर रहता है. 4 कंडीशन आर सेटिस्फाइड. व्हाट आर दोस 4 कंडीशंस? हमें वो 4 कंडीशंस देखनी है. इफ द लैंडलॉर्ड, the person who is the owner of the property which comprise the building land of therein, if he satisfies both those 4 conditions, then it is said that unrealized rent can be considered, or it can be considered, it can be considered and taken into consideration for the calculation purpose. ठीक है? Yes class? यस सर। अब वो 4 कंडीशंस देखें या नेक्स्ट क्लास में आगे देखें इसे, बिकॉज मेरी अभी 8:45 पे भी क्लास है. बताइए. नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे सर. हाँ, नेक्स्ट क्लास में इसे देखते हैं. एंड यस. अच्छा, ये वाला केस बता दो. इस केस में क्या होगा? व्हाट शुड बी द स्टेप नंबर 3? बताइए. एक्चुअल रेंट. एक्चुअल रेंट बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. आपका एक्चुअल रेंट, अब गवर्नमेंट तो खुश हो जाएगी ना, आप ज्यादा चार्ज कर रहे हो, कोई बात नहीं, आप जितना चार्ज कर रहे हो वो आपका वो स्टेप नंबर 3 हो जाएगा. स्टेप नंबर 3 इज एक्चुअल. प्रॉब्लम सारी इस वाले केस में क्यों है? आपका एक्चुअल रेंट कम, वैकेंसी की वजह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. एआर शुड बी द स्टेप नंबर 3 व्हिच इज नथिंग बट जीएबी वैल्यू. ठीक है. लेकिन इफ इट इज एनी अदर रीजन, कोई भी रीजन है और आप ये प्रूव भी नहीं कर पाए चारों कंडीशन, देन आरईआर शुड बी कंसीडर्ड एज योर जीएबी वैल्यू. आई होप यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा. यस. यस सर। हाँ जी बोले. सर ये आपने जीएवी क्या लिखा है नीचे? जीएबी बचे ग्रॉस एनुअल वैल्यू. हम एनुअल वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे ना सेक्शन 23, ओके याद आ रहा है? तो हम कहीं ना कहीं वहीं पहुंच रहे हैं. ठीक है, वहीं पहुंच रहे हैं. ठीक है ना. अब हम क्या करेंगे, इसको मैं सेव कर देता हूँ सो दैट मैं इसी से आगे कंटिन्यू करूँ क्लास कल वाली. एंड देखिए कल भी अभी व्हेन आई वाज स्टार्टिंग योर क्लास आई जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम कॉलेज दैट टाइम. तो मुझे कल भी बिजी, आई मीन आई हैव टू गो टू कॉलेज, और इस वजह से मॉर्निंग वाली क्लास कल नहीं हो पाएगी. ठीक है. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस. दोनों क्लासेस? हाँ जी. देखो, भाई दोनों क्लासेस नहीं? आई विल ट्राई माय बेस्ट कि अगर मीटिंग्स जल्दी खत्म हो जाती हैं तो मैं कॉलेज में बैठकर ही आपकी एक क्लास लेने की कोशिश करूंगा ऑफ 130 वाली क्लास. ठीक है. बट आपकी 11:30 वाली तो नहीं हो पाएगी, ये श्योर, बिकॉज आई हैव टू रीच कॉलेज एट 10:30. ठीक है. ओके सर. Okay, and please save this as, I mean, please take the screenshot of it. टेकन सर. Second, कैसे सेव करना है? सेव कैसे होगा? I think हो गई है. Just a minute, let me check. Untitled AM. यही है. ठीक है.
Okay. Thank you so much, you all. You may leave now. Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you, sir.